जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और हरियाणा सिविल सर्विसेज के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सेक्शन हमने डिस्कस करे हैं। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद है आपने बाकी वीडियोस को ज़रूर देखा होगा, जहाँ पे हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये पॉलिटी का हमारा लास्ट डिस्कशन था। आज इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है कोर इकोनॉमिक्स से, पर कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें पर कैपिटा इनकम के बारे में पूछ रहे हैं। कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम सफिशिएंट नहीं है डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो पर कैपिटा इनकम है इसे हम डिफाइन करते हैं कि टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। ध्यान से सोचिए, ये आसान कंसेप्ट है, हमने भी पढ़ा है और इकोनॉमी के ज़्यादातर जो सवाल हैं वो आसान हैं अगर हम कंपेयर करें बाकी पेपर्स के साथ। तो देखिए, पर कैपिटा इनकम जो है ये एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन है कि पर कैपिटा इनकम असल में टोटल इनकम से नहीं, मतलब न्यूमरेटर में टोटल इनकम होता है और डिनोमिनेटर में टोटल पॉपुलेशन होता है, यानी हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। पर यहाँ इन्होंने कहा है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, तो ये मैथमेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है और ये गलत है। तो सेकेंड अगर गलत है तो हम यहाँ पे देखें तो सेकेंड यहाँ पे ट्रू दे रखा है, तो ये आंसर होगा नहीं। सेकंड को यहाँ पे फॉल्स दे रखा हो सकता है, सेकंड इज फॉल्स ये भी है, तो ये भी नहीं हो सकता है ना। तो या तो बी होगा या तो सी। अब हमें पहला चेक करना है। तो पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट सफिशिएंट टू मेजर द डेवलपमेंट। क्या ये बात सही है? तो जो पर कैपिटा इनकम है ये, जैसा कि डेफिनेशन समझ आ रहा है, टोटल इनकम को जब हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर रहे हैं तो पर कैपिटा इनकम निकल कर आ रहा है। तो ये केवल एवरेज इनकम दिखाता है लोगों का। और डेवलपमेंट एक बड़ा ही होलिस्टिक टर्म है। सिर्फ डेवलपमेंट को हम इनकम से नहीं देख सकते। हेल्थ, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इक्वेलिटी, इन्वायरमेंटल कंडीशन, कई सारे फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट में शामिल होते हैं। तो एक कंट्री हो सकता है उनके पास हाई पर कैपिटा इनकम हो, बट सोशल इंडिकेटर्स अगर पुअर हैं तो उस बेस पे हम नहीं कह सकते कि वो कंट्री डेवलप्ड है। तो इस हिसाब से पहला भी अगर हम देखें तो सही होता है, क्योंकि इन्होंने कहा है नॉट सफिशिएंट। तो इट इज़ ट्रू दैट इट इज़ नॉट सफिशिएंट, लाइक द ओनली पैरामीटर इज नॉट पर कैपिटा इनकम, अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर. That is why the first one is correct, but second one is wrong. So answer should be option C. A statement 1 is true, but a statement second is false. Now ये क्वेश्चन देखिए, इसमें असर्शन और रीज़न दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। और ये क्वेश्चन एपीपीएससी में पूछा गया है। तो असर्शन ये है कि जो पर कैपिटा इनकम है डिक्रीजेज इन अ डेवलपिंग कंट्री इवन दो नेशनल इनकम इंक्रीज। मतलब नेशनल इनकम हो सकता है बढ़ रही हो, पर कैपिटा इनकम डिक्रीज हो सकता है ना। और दूसरा कह रहा है, मतलब रीज़न ये कह रहा है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है इट इज़ हायर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। तो ऐसा रीज़न हो सकता है कि जब ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की जो रेट है, जो दर है, वो ज़्यादा हो नेशनल इनकम की ग्रोथ के मुकाबले। तो क्या इसमें पहला दूसरा दोनों सही है? हम चेक करते हैं या कुछ गलत है इसमें से। तो अगर हम पहला देखें तो ये कह रहा है पर कैपिटा इनकम डिक्रीजेज इन अ डेवलपिंग कंट्री इवन दो नेशनल इनकम इंक्रीजेज। तो जो पर कैपिटा इनकम है वो हमने, अगर मैं इसे एग्जांपल समझा दूँ आपको, वैसे ये आसान सा क्वेश्चन है पर एग्जांपल से और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो एक साइड में हम ईयर लिख देते हैं ताकि हम कंपैरिजन कर पाएँ, और इसके अलावा हमें नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, इनका कॉलम बनाना होगा, और इसी के साथ ही पर कैपिटा इनकम। अब देखते हैं, देखिए अगर हम फर्स्ट ईयर देखें और फर्स्ट ईयर के केस में अगर ऐसा हो कि जो नेशनल इनकम है वो 100 रुपीज़ हो और पॉपुलेशन अगर 10 हो, तो पर कैपिटा इनकम क्या होगा? 100/10। जैसे कि हमने पढ़ा है कि इनकम को सिंपली अगर हम डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से तो डेफिनेटली हर एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय निकल कर आ जाएगी। तो ये आता है 10। और अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर जो पॉपुलेशन है, सॉरी जो इनकम है, अगर 100 से बढ़ के 110 हो जाए सेकेंड ईयर में, और जो पॉपुलेशन है वो 10 से 12 हो जाए, तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम कितना आएगा? 110/12, जो कि आता है 12 9 जा 108, और ये 20 हो रहा है तो 9.17 के अप्रॉक्स आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज़ हो गई 100 से 110, है ना, नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो गई। बट जो पॉपुलेशन है ये ज़्यादा फास्ट इंक्रीज़ हुआ है, 10 से 12। तो जो पर कैपिटा इनकम है वो 10 से घट करके 9.17 हो गया। सोचने वाली बात है, नेशनल इनकम भी बढ़ा पर पॉपुलेशन भी बढ़ा, पर ये जो रेट है, जो दर है पॉपुलेशन का, वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। तो इस केस में हमने देखा कि जो पर कैपिटा इनकम वो थोड़ी घट गई। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि जो पर कैपिटा इनकम है वो डिक्रीज कर सकता है इवन दो नेशनल इनकम इंक्रीज करे। ये केस बन सकता है, दिस माइट पॉसिबल। कब होगा ऐसा? जब पॉपुलेशन की जो दर है, जो रेट है, वो ज़्यादा हो नेशनल इनकम के मुकाबले। और सेकेंड रीज़न जो कह रहे हैं ना कि जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वो हाईयर है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम के मुकाबले, तो एग्जैक्ट यही रीज़न हो रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पॉपुलेशन जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है नेशनल इनकम के मुकाबले। तो इस केस में जो सही आंसर है वो क्या होगा? दोनों बातें सही है और रीज़न भी बिल्कुल सही है।
तो आंसर शुड बी ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ आए, ये आसान से एग्जांपल है, आप खुद से ट्राई करोगे तो आप समझ जाओगे कि पॉपुलेशन की जो रेट है वो ज़्यादा तेज़ है नेशनल इनकम के मुकाबले, तो इस हिसाब से ऐसा हो रहा है कि पर कैपिटा इनकम घट जा रही है। नाउ ये क्वेश्चन देखिए, CDS 2012 में पूछा गया है। इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है और आपको करेक्ट वाला बताना है। पहला कह रहा है अगर कोई कंट्री पर कैपिटा GDP में इंक्रीज एक्सपीरियंस कर रही है तो उनका GDP मस्ट नेसेसरली ग्रो ही कर रहा है। दूसरा ये अगर कोई कंट्री नेगेटिव इन्फ्लेशन को एक्सपीरियंस कर रही है तो उनका GDP डिक्रीज कर रहा है। तो इसे भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर हम यहाँ पे ईयर ले लें 2024-25 का और GDP ले लेते हैं, पॉपुलेशन ले लेते हैं और पर कैपिटा GDP तो कोई सा भी इमेजिनरी फिगर लेते हैं। लेट्स सपोज 100 CR GDP है, 120 CR है, पॉपुलेशन 10 है, 11 हो गई। तो यहाँ पे पर कैपिटा GDP क्या आएगी 100/10, जैसे कि आप जानते हो पर कैपिटा के लिए डिवाइड करना पड़ता है। तो ये आ गया 10 और यहाँ पे 120/11, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, यानी ये 11 से थोड़ा कम है, 10.9 है। तो इस केस में हम साफ तौर से देख रहे हैं कि जो GDP है वो 100 से बढ़ के 120 हो गई, जो पॉपुलेशन है वो 10 से बढ़ के 11 हो गया, तो पर कैपिटा GDP भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इससे साबित होता है अगर पर कैपिटा GDP बढ़ती है तो GDP मस्ट ऑल्सो भी इंक्रीजिंग। बट स्टूडेंट्स का यहाँ पे एक डाउट आता है, वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर अगर यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने की जगह 11 की जगह लेट सपोज 5 हो जाए, घट जाए, माइग्रेशन हो जाए या लोगों की डेथ हो जाए, कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेज हो जाए, और उस केस में क्या हो कि जो GDP है वो 100 ही रहे टोटल, तो पर कैपिटा GDP क्या आ जाएगा 100/5, यानी ये आ गया 20। इस केस में हम साफ तौर से देख पा रहे हैं कि जो पर कैपिटा GDP है वो 10 से बढ़ के 20 हो गई है, पर जो GDP है वो 100 ही है। यहाँ तो इन्होंने कहा था अगर पर कैपिटा GDP इंक्रीज हो रही है तो GDP मस्ट ऑल्सो बी ग्रोइंग, बट इस केस में तो ऐसा नहीं हो रहा है। पर कैपिटा GDP तो 10 से बढ़ के 20 हो रही है, पर यहाँ पे GDP तो सेम ही है, बढ़ नहीं रही है। तो इस केस में क्या होगा? तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ये मैथमेटिकली करेक्ट है, ये इंटरप्रिटेशन जो मैंने यहाँ पे लिया है, तो इस हिसाब से ये गलत हो जाता है। पर UPSC ने फर्स्ट को करेक्ट इसलिए माना है क्योंकि जो एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेज हैं वो यूजुअली इग्नोर किए जाते हैं। तो मैंने आपको दोनों केसेस बता दिया ताकि आप इसे अच्छे से डिकोड कर पाएँ और अगर इन केस इससे मिलता जुलता सवाल बने तो आप उसे अच्छे से समझ पाएँ। और दूसरा ये है कि अगर कोई कंट्री नेगेटिव इन्फ्लेशन को एक्सपीरियंस करिए तो इट्स GDP मस्ट भी डिक्रीजिंग। तो अगर हम आउटपुट यहाँ पे कंसिडर करें, लेट्स सपोज ये जो आउटपुट है वो 100 यूनिट का है और ये 150 यूनिट का, और ये 2024 है, ये 25 का ले लेते हैं केस। तो इस केस में अगर प्राइस हम ले लें पर यूनिट का और ये लेट सपोज 10 है और प्राइस घट के 8 हो गया, तो GDP है वो कितना आएगा 1000 और यहाँ पे 1200। तो इस केस में हम देख रहे हैं अगर कोई कंट्री नेगेटिव इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि अगर डिफ्लेशन या प्राइसेस घट रही हैं तो उस केस में जो आउटपुट है वो यहाँ पे देखो आप इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है GDP मस्ट भी डिक्रीजिंग, तो ये मस्ट की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, एक्सट्रीम कंडीशन है ये, और ऐसा नहीं होता क्योंकि अदर फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर रहा है। साफ तौर से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ प्राइस इकलौता फैक्टर नहीं, आउटपुट भी मैटर करता है ना, और भी अदर फैक्टर्स मैटर करते हैं। हम तो प्राइस अगर घट भी जाए ना, नेगेटिव इन्फ्लेशन हो भी जाए, बट आउटपुट अगर बढ़ जाए 100 से 150 हो जाए और ज़्यादा बढ़ जाए, आउटपुट की जो रेट है वो ज़्यादा हो प्राइस डिक्रीज के मुकाबले, तो इस केस में जो GDP है वो ओवरऑल बढ़ जाती है ना कि घटती है। तो GDP कैन राइज, फॉल और रिमेन ऑल्सो सेम एज वेल ड्यूरिंग नेगेटिव इन्फ्लेशन। तो तीनों केसेस बन सकते हैं, सिर्फ नेगेटिव इन्फ्लेशन इकलौता फैक्टर नहीं है। तो इस हिसाब से जो आंसर है वो दूसरा जो है वो गलत है साफ तौर से, और पहला इंटरप्रिटेशन पे मैंने आपको छोड़ दिया, UPSC का आंसर मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ स्ट्रक्चरल फेनोमिना इन इंडियन एग्रीकल्चर। डिसगाइज्ड का मतलब होता है हिडन, है ना, हिडन। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एडिशनल लेबर यूनिट्स इज 0, MPL 0 इन इंडियन एग्रीकल्चर ड्यू टू डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा था सिविल सर्विस में कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, ये जनरली इसका मतलब क्या होता है, या हिंदी में प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है आपको बताना है। पहला कह रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, दूसरा ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल, तीसरा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0 और चौथा प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज लो। तो इसका आंसर सी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0। इकोनॉमिक्स में ये एक कंसेप्ट है। पहले हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में समझ लेते हैं। देखिए ये कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर है इंडियन एग्रीकल्चर का। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में इंगेज्ड हैं, बट जो आउटपुट है उसमें कुछ खास फर्क नहीं आ रहा है। लेट्स सपोज अगर किसी परिवार के 3 सदस्य मिलकर खेतों में काम करते हैं और
100 केजी का ग्रेन प्रोड्यूस होता है, और अगर यहाँ पे 3 की जगह 6 लोग भी आ जाएं और ये जो डिफरेंस है 100 केजी का वो बिल्कुल जीरो आए, मतलब 6 लोगों के मिलने के बाद भी 100 केजी ही आउटपुट हो, तो उस केस में वो क्या कहलाता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एक क्लासिक एग्जांपल है। यानी जो एक्स्ट्रा वर्कर्स हैं वो आउटपुट में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो इसे इस तरह से मैथमेटिकली असाइन किया जाता है MPL = 0। तो अगर कुछ वर्कर को आप रिमूव भी कर दो तो जो टोटल प्रोडक्शन है वो अनचेंज्ड रहेगा। इसलिए जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ये काफ़ी देखने को मिलती है इंडियन एग्रीकल्चर में, और ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का ही केस है। तो जो पहला कह रहे हैं ये एक स्ट्रक्चरल फिनोमेना, ये बात सही है, और दूसरा भी जैसा कि सही है, अभी हमने समझा कि जो MPL है वो 0 होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, दोनों स्टेटमेंट है वो ट्रू हैं, तो आंसर शुड बी ऑप्शन ए। तो ये भी ध्यान रखना, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो 0 होती है इस केस में। तो ये NCERT वगैरह में मेंशन है और ये हमने भी डिस्कस किया है कई बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो 2 स्टेटमेंट से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला कह रहे हैं जो कोलेटरल रिक्वायरमेंट है क्रेडिट एक्सेस को लैंडलेस लेबरर्स के लिए एक्सपैंड कर देता है। दूसरा कह रहे हैं जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन पैटर्न्स को। दोस्तों कोलेटरल जैसा कि आप जानते हो बेसिकली बैंक सिक्योर फील करते हैं वाइल गिविंग लोन, क्योंकि अगर हम लोन लेने जाते हैं तो कई बार हमें कोलेटरल देना पड़ता है, यानी वो चीज़ें उसके बदले में रखनी पड़ती हैं। तो अगर लैंडलेस लेबरर्स के केस में हम देखें तो ये यूजुअली डू नॉट परचेज कोलेटरल, जैसा कि नाम समझ आ रहा है लैंडलेस लेबरर्स हैं ये। तो जो स्ट्रिक्ट कोलेटरल रिक्वायरमेंट्स है इनसे जो इनकी फॉर्मल क्रेडिट की एक्सेस है वो रिड्यूस हो सकती हैं, जो कि इंडिया के केस में कई बार देखने को मिलता है। यानी जितनी ज़्यादा कोलेटरल रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाएंगी उतना ही बोरोवर्स के लिए क्रेडिट एक्सेस मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो कह रहे हैं ये एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड कहाँ, ये तो रिड्यूस करता है उल्टा। तो इस हिसाब से पहला गलत है। दूसरा का जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो इसका जवाब है MNCs क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किस तरह के गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी कौन सा यूज़ हो रहा है, मार्केट डिमांड क्या है, तो ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन पैटर्न को। तो सेकंड जो है वो सही है, बट पहला गलत है। तो आंसर इज बी। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि कोलेटरल के बारे में ये तो बेसिक समझ है कि कोलेटरल अगर बढ़ा दिया जाए कोलेटरल की रिक्वायरमेंट तो ये जो एक्सपेंसन है वो कम हो जाएगा। उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे बताना है आपको करेक्ट कौन सा है। पहला कह रहा है GDP इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। दूसरा कह रहे हैं जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है ये रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को एज इनपुट्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एक्सक्लूडिंग फिक्स्ड एसेट्स। तो GDP क्या होता है, टोटल वैल्यू होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो यहाँ पे ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड, क्योंकि डबल काउंटिंग ना हो इस वजह से। तो ये कह रहे हैं एडिंग अप ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो बड़ा ही सिंपल सा ये डेफिनेशन है, पहला सही है। दूसरा कह रहे हैं कि जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है ना ये रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को एज इनपुट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये सेकेंड क्या है, सेकेंड भी सही है। जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो यूज़ किए गए इनपुट के रूप में ड्यूरिंग प्रोडक्शन, इन्हें हम एक्सक्लूड कर देते हैं, है ना, फिक्स्ड एसेट मशीनरीज वगैरह को। तो जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है ये रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इनपुट्स के रूप में, है ना, इनपुट्स के रूप में। तो दोनों सही हैं, सो आंसर ऑप्शन सी। ये GDP के बारे में एक सिंपल सा क्वेश्चन है।